हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर एम.एस. नंदन और आप एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस का चैनल जो यूट्यूब चैनल है देख रहे हैं और हमारा जो एक लोगो है वो ब्लैक बोर्ड है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें, नए से नए लेक्चर सुनने को मिल सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो एनसीईआरटी की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं। अब केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और केमिकल इक्वेशंस में और केमिकल रिएक्शन में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। और इसी तरह फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती हैं, उनकी सब टाइप्स अगर क्या होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग में किस तरह से हम देख सकते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो हम जानेंगे और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो ये सब हम इस फर्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है? वो है केमिकल रिएक्शन। और इस चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग में से हाफ जो है वो केमिकल रिएक्शन ही है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अगर हम लोग बात करें बाय डेफिनेशन it is a process in which one or more substances formed into new substances। या फिर दूसरी डेफिनेशन है दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। केमिकल प्रोसेस जो एक इस तरह की प्रोसेस है, एक इस तरह की क्रिया है कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। दो सब्सटेंस से या एक सब्सटेंस के मिलने के बाद, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पदार्थ बनते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन। और जो ये सब्सटेंस बनते हैं ये बिल्कुल नए सब्सटेंस होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस से डिफरेंट होते हैं। और ये जनरली इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मैग्नेटिज्म है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। चलिए आइए और हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर हमने लेमैन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में समझना हो तो क्या होती है। आप लोगों ने दूध फटते हुए देखा होगा गर्मी में, और इसी तरह कर्ड बनती है, कर्ड फिर खट्टी हो जाती है। इसी तरह हम लोग दूध से पनीर बनाते हैं। ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से हैं। दूध में केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, उसमें चेंजेस आने की वजह से नया प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास कर्ड होती है। इसी तरह कर्ड खट्टी हो जाती है। तो ये सब बिकॉज ऑफ ऑन द केमिकल रिएक्शंस होता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि आयरन को जो है रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, खासकर बारिश के दिनों में। तो ये भी आयरन की केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि इन बारिश के दिनों में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑयली चीज़ पड़ी है, कोई बिस्किट पड़े हैं, कोई भजिया पड़ा हुआ है और इसी तरह कोई नमकीन पड़ा हुआ है, तो ज़रा सा मॉइस्चर उसको मिलता है और उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाता है, उससे एक अलग से स्मेल आने लगती है। तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो वो भी बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि स्टैचूज़ जो होते हैं, कॉपर के और ब्रास के जो स्टैचूज़ होते हैं, उसमें एक ग्रीन से कलर का अलग से लेयर बन जाती है, ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीन कहा जाता है एग्जैक्ट कलर को। तो वो भी एक कॉपर की रिएक्शन हो गई होती है विद द एयर। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं
केमिकल रिएक्शन होती क्या है, चेंज इन स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है, अवस्था चेंज हो जाती है किसी पदार्थ की। दूसरा क्या है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तीसरा क्या है, उस दोनों प्रोसेसेस की वजह से उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। थर्ड क्या है, कोई गैस का निकलना या किसी नए प्रोडक्ट का बनना या किसी लिक्विड का बनना, तो वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो इन सब चारों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सीखना है कि केमिकल रिएक्शन जो है, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ सम गैस. It occurs when a chemical reaction goes on. Now, as I have told कि केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में एक आम आदमी के समझने के लिए कौन कौन सी होती हैं। हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी बनती है और वो हमारा खाना जो है हजम हो जाता है, भोजन का पाचन जिसे हम कहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, ये एक केमिकल रिएक्शन है। मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हैं एक्चुअली, उसकी वजह से होता है। इसी तरह हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। इसी तरह मैंने आपको और कई एग्जांपल्स दी हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस की डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। तो हमारे इस यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी चीज़ बन रही है, एक सबस्टांस से दूसरा सबस्टांस बन रहा है, कुछ भी हमारे अराउंड और सराउंडिंग में हो रहा है, ये सब जो है ये बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शंस रुक जाएं हमारी बॉडी के अंदर, तो मीन्स हम लोग मर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो पोस्ट डेथ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो लाइफ की प्रोसेसेस नहीं होती हैं। खैर वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है डिस्कस करना, बट जो भी कुछ हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, तो वो सब केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब केमिकल रिएक्शन में ना दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक जो आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और दूसरी जो उनके रिएक्शन के बाद कुछ बनता है वो। तो एक अगर हम टिपिकल केमिकल रिएक्शन को लिखें तो केमिकल रिएक्शन को हम हमेशा एक एरो हेड के साथ लिखते हैं। एक एरो होता है जिसका एक हेड होता है, और जिस तरफ ये हेड होता है तो वो जो सबस्टेंस नए बन रहे हैं उसकी तरफ हम लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन जा रही है। और जो आपस में दो सबस्टेंस मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है रिएक्टेंट्स को इस एरो के, और राइट साइड पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जो सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं उसको स्टार्ट होने में, उसको कंप्लीट होने में, तो उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जो आपस में मिलते हैं। और इसी तरह जो नई चीज़ बनाते हैं, जो कि हम इस एरो के राइट साइड में लिखते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो नई चीज़ बनी। तो वो सबस्टेंस जो केमिकल के रिएक्शन के बाद बने उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसी तरह हमने जो एग्जांपल ली है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, हीट करें, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? मैग्नीशियम रिबन जल जाता है हीट करने से, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास ग्रे से ब्लैक पाउडर बन जाता है। ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअली ये मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए। तो मैग्नीशियम का गर्म करने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की, जो आप अपनी स्कूल के प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो हम सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम सिंपल से सिंपल वे से अगर लिखें तो हम उसको सिंबल के तौर पे, उसके एक अलग से सिंबल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी
मैग्नीशियम रिबन जो है इज बर्नट इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक सेंटेंस बन जाएगा, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो इस तरह की भी होती है जिसमें 30 से 40 और मोर देन स्टेप्स होते हैं, लेकिन फिर उनको कैसे लिखेंगे हम? तो इसलिए क्या किया गया, केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए उनको सिंबॉलिक फॉर्म बना दिया गया। कैसे कि हम लेफ्ट साइड पे सब्सटेंसेस लिखेंगे, तो हम एरो लगाएंगे जिस तरफ रिएक्शन जा रही है, फिर हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, ठीक है, इस तरफ रिएक्टेंट्स लिखेंगे। तो और रिएक्टेंट्स ही हम फिजिकल स्टेट लिखेंगे कि वो एक्वस है, ठीक है, या फिर सॉलिड है या गैस है। इसी तरह प्रोडक्ट सॉलिड बना, गैस बना, लिक्विड बना या फिर एक्वस बना। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे पहले हम ये बात समझ लें कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन फॉर्म में है, वाटर में है, किसी सॉल्वेंट में है, तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। और इसका सिंबल जो है हम AQ लिखते हैं, इट इज़ फॉर एक्वस, ठीक है। अब एक्वस और लिक्विड में ये फ़र्क होता है कि लिक्विड अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, बट एक्वस जो सोल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूट होता है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स सी। अब जैसे हमारे पास हमने फिजिकल स्टेट लिखनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। अब हम 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस से हम जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अब देखिए, अब मैं ये लिखूं कि Fe इज फॉर फेरस, आयरन को बोलते हैं फेरस। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, H2O वाटर को कहते हैं, तो ये क्या देता है? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है किसकी? केमिकल इक्वेशन की। तो जब केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उस फॉर्म में लिखें तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है? रिएक्शन तभी सही होगी अगर उसमें इक्वल अमाउंट हमारे रिएक्टेंट्स का डाला जाएगा, तभी हमारे पास हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितना प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। अब जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है आयरन, इसी तरह वाटर है, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। आयरन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं, हमारे पास सॉलिड आयरन ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन की। और अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो कैसे करें? अब बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम हैं वो हमारे राइट हैंड साइड पे जितने एटम्स हैं उसके बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? ये लॉ दिया गया था केमिकल कॉम्बिनेशन का बहुत समय पहले। साइंटिस्टों ने ये पढ़ा कि अगर हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को या एक सब्सटेंस को रिएक्शन में देखते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट के जितना एलिमेंट्स होते हैं, जितने एटम्स होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास रिएक्शन से पहले, मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप मेरे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है। क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए जितने लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब रिएक्टेंट में एटम्स होंगे, उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। तो इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब को ना हम
स्क्वायर में लिख लेंगे, रिएक्टेंट्स को भी एंड प्रोडक्ट्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले जो एलिमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो कितना है, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पे कितना है, मतलब रिएक्टेंट में वो कितना है, प्रोडक्ट में वो कितना है। जैसे हम आयरन की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है आयरन Fe, ये कैपिटल Fe से ही लिखा जाएगा, स्मॉल Fe टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो दिस इज कैपिटल F एंड स्मॉल E, तो फेरस के लिए होता है, ये इसका एटॉमिक सिंबल होता है, एलिमेंटल सिंबल होता है। खैर, अब रिएक्टेंट में जब हम देखते हैं तो एक ही आयरन है, ठीक है, ये मैंने बैलेंस करके बताया हुआ है ऑलरेडी, इसको आप अभी भूल जाइए। तो एक आयरन है हमारे पास। और जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में कितने आयरन हैं, Fe3 है, मतलब तीन आयरन, और किसी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो उतने से मल्टीप्लाइड है। अब 3 है तो 3 से मल्टीप्लाइड है, 3 आयरन है, तो प्रोडक्ट में 3 है। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और द लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट में जितने किसी एलिमेंट के जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे, ठीक है, वो नए एलिमेंट में चेंज नहीं होंगे इन जनरल केमिकल रिएक्शंस। तो अब रिएक्टेंट में हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट के बराबर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमने यहाँ तो 3 लगा दिया, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो उसका क्या करें। अब ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए वाटर के आगे 4 लगा देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमने नंबर ब्रैकेट से बाहर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना। और ये मतलब इसका क्या है, ये जो सारा मॉलिक्यूल है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम एक ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड होगी, आयरन की सॉलिड होगी। नाउ अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक, जो यहाँ पे पूरे हो गए। नाउ अब हमारे पास कितना है, 4 × 2, ठीक है, तो मतलब 8 हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं। अब हम हाइड्रोजन पे वैसे ही लिखना है हमने कि पहले हमारे पास कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, जब हमने यहाँ देखा तो 4 × 2 जो है वो कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो ये कैपिटल H लिखा जाएगा, ये स्मॉल h लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसी तरह हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो केमिकल रिएक्शन है हम उसको भी लिख सकते हैं। जैसे अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सॉलिड होगा, ये ऑक्सीजन जो है गैस होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है सॉलिड होगा। अब क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ये बैलेंस करके बताई हुई है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम जो है, और कई लोग क्या करते हैं इस तरह से रिएक्शन लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, Mg, ठीक, प्लस O, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं MgO, ये बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये हमें O2 की फॉर्म में मिलती है। O2 की फॉर्म में, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस मौजूद है वो हमें O2 की फॉर्म में मिलती है, ना कि सिंगल O। तो सिंगल O कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत ही फ्री रेडिकल बन जाता है, बहुत ही डेंजरस रहता है। तो इसलिए जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन का O2 है। तो इसलिए हमेशा जो है आप मैग्नीशियम के साथ O2 का रिएक्शन बनाइए, ना कि O का। तो अगर O के साथ आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहे हैं, इट मीन्स ये आप रिएक्शन गलत लिख रहे हैं, फंडामेंटली ये गलत रिएक्शन है। तो ऑलवेज ये बात रखिए दिमाग में, कभी भी ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है तो आपको O2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये सब हमने स्टेट्स लिखी हुई हैं ऑलरेडी, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट, अब हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस, जैसे मैंने बताया है कि क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमें, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स थे उतने ही राइट साइड में रहेंगे। जब मतलब रिएक्शन शुरू होगी तो जब रिएक्शन खत्म होगी, जितने रिएक्शन के शुरू में एटम्स थे उतने ही रिएक्शन के एंड में रिएक्शंस के एलिमेंट्स रहेंगे। अब इसलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड remain same at the reactant and the product side, at the left hand side and at the right hand side। तो उसमें जितने भी हमारे पास एटम थे उतने ही रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने थे उतने ही राइट हैंड साइड में रहेंगे। सो ओके, अब केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? केमिकल रिएक्शंस बेसिकली बहुत सारे टाइप की होती हैं, लेकिन हम आपके लेवल पे, मैट्रिक के लेवल में जो आपके सिलेबस में है, जनरली ये 4 टाइप की ही होती हैं। वो 4 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन सी है फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जो है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे आपको ये वर्ड ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें, सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, मतलब 2 चीजें रिएक्ट कर रही हैं, 2 पदार्थ रिएक्ट कर रहे हैं और एक कोई पदार्थ नया बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, सबस्टेंस है ए और सबस्टेंस बी के साथ इसने रिएक्ट किया, प्लस हुआ, ठीक है, तो ये ए बी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हमने कहा था, इस एरो के वो रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो हेड की तरफ जो है प्रोडक्ट होते हैं। अब 2 आपस में कंबाइन हुए, एक प्रोडक्ट बन गया, तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप जो है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें और सिंगल प्रोडक्ट बने। नो एग्जांपल कौन सी है, जैसे हम कोयला है, कार्बन, ठीक है, कोयला कार्बन की सॉलिड फॉर्म है और हम उसको जलाते हैं और एयर में ऑक्सीजन होती है इन द फॉर्म ऑफ O2, गैस होती है, तो ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो कार्बन, कोयला जला, ऑक्सीजन से रिएक्शन की उसने, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह पानी का बनना। अब यहां ध्यान से देखिए, अब मैंने यहाँ पे H2 लिखा है और O2 लिखा है, जबकि पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब मैं यहाँ O लिख सकता था सिंगल, बट मैंने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि फंडामेंटली गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, O2 ही आएगा। अब उसका मैं क्या करूंगा, बैलेंस करने के लिए मैं 2 डबल हाइड्रोजन ले लूंगा, डबल हाइड्रोजन गैस ले लूंगा, जो कि ऑक्सीजन से डबल होगी, ऑक्सीजन की मात्रा से ज्यादा होगी, ठीक है। वो मोल वगैरह वो आपके जो है सिलेबस में नहीं है, आपके लेवल से बात की बातें हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि आपको ये 2 मोल्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। बेसिकली वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हम सिंपल कहेंगे कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है, बस आपके लिए इतना ही काफी है। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो वाटर लिक्विड फॉर्म में बना दिया। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर एक लिक्विड है, तो एक प्रोडक्ट बना। तो इसलिए अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, 2 लिख दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखिए 2 और 2 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अब क्या हुआ, 2 इंटू ये ऑक्सीजन जो है ये भी 2 ही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वाटर में 1 ऑक्सीजन हो गई और 2 हाइड्रोजन हो गए, और टोटल हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर था एटम्स का, जैसे हाइड्रोजन 4 थे, ऑक्सीजन 2 थे, अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम थे उतने ही हमारे पास राइट हैंड साइड पे एटम्स रहेंगे। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी वजह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। नाउ अब आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन जैसे वर्ड ही बता रहा है, डीकम्पोज होना मतलब खत्म होना, टूटना, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट टूटता है, कॉम्प्लेक्स बड़ा प्रोडक्ट बड़ा नॉट प्रोडक्ट, मैं माफी चाहता हूं, एक सबस्टेंस जो है वो टूटता है, टूट करके सिंपल हमें प्रोडक्ट दे देता है,
ठीक है, एक कोई सबस्टांस है, दो सिंपल सबस्टांस बना देता है, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कूड़ा करकट जो बाहर पड़ा होता है तो उसमें क्या हो रहा होता है, बदबू आ रही होती है, और बेसिकली हो क्या रहा होता है, वहाँ पे हमारा जो खाना है, कुछ भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर है, वो टूट रहा होता है, टूट करके वो सिंपल प्रोडक्ट बना देता है अपने। ठीक है, तो इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स, और आप कह सकते हैं अ सबस्टांस स्प्लिट्स, टूटता है इनटू टू और मोर सबस्टांसेस, एक या एक से ज्यादा सबस्टांसेस में, जो कि सिंपल सबस्टांस होते हैं उनमें टूट जाता है, और इसको हम कहते हैं भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए जो था बी और सी में टूट गया, दैट्स इट। रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट दो बन गए, तो उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उलट होता है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो थर्मल डीकम्पोजिशन है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो हमारा फेरस सल्फेट है, आप या प्रैक्टिकल में करेंगे, इसको क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो ये हमें ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, तो लाइट ग्रीन कलर से जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फेरस सल्फेट है वो हमें क्या देता है, लाइट ग्रीन कलर देता है, बट जब हम उसको हीट करते हैं, हीट करने का सिंबल बच्चों ये होता है, तो अब फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, फेरस जो फॉर्म है आयरन की, वो फेरिक में चेंज हो जाती है, जो कि रेड कलर देती है। ठीक है, और क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब हम तो बात कर रहे हैं किसकी, हम कर रहे हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है, मतलब थर्मल मतलब हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट मतलब गर्म करना। ठीक है, रिलेटेड टू हीट, जब किसी सबस्टांस को गर्म करने के बाद वो टूटता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स और द सिंपल सबस्टांसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे पास रिएक्टेंट एक है, फेरस सल्फेट सॉलिड है, इसको गर्म किया और इसका कलर जो था लाइट ग्रीन था, और जब हमने इसको गर्म किया, ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया Fe2O3 जो कि सॉलिड है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसमें चेंज हो गया, और एक क्या बना हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो रेड कलर का होता है। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, हीट की वजह से जो डीकम्पोजिशन होती है। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होती है। अब हम किसी सबस्टांस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, ठीक है, तो उस वक्त होती है कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक टब लिया, ठीक है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, तो इसमें टब में हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी, दो वायर जोड़ दी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेट्स हैं बेसिकली, तो हमने ये बैटरी का सिंबल होता है, ठीक है, इसका एनोड जो है वो पॉजिटिव को कहते हैं, ठीक, और बैटरी का जो एक होता है नेगेटिव साइड, ठीक है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमने क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दी, एनोड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगा दी और इसी तरह हमने कैथोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दी। अब होता क्या है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से स्विच ऑन करने के बाद बैटरी का इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो टूटना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, टूटना शुरू। अब आप देखिए हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन से डबल होता है ना पानी में, तो इसलिए पानी में जहां पर हमारा कैथोड था वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस से ज्यादा बनती है। ये क्या है, जैसे ही यहां से पानी टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है यहां से निकलना शुरू हो जाएगी गैस, और जैसे ही हमने ऊपर लगाया हुआ है इसको ट्यूब को,
तो ये इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी और जाके क्या करेगी, ये पानी को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देगी जैसे ही हाइड्रोजन गैस का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जब पानी टूटेगा उसके अंदर से बिजली निकलेगी, तो इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ जमा होने शुरू हो जाएगी। अब ऑक्सीजन पानी में हाइड्रोजन से हाफ होती है, इसलिए ये हाफ वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का और ये डबल वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गैस का। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में हमारे पास डबल हाइड्रोजन होता है और उसका हाफ जो है ऑक्सीजन होता है। मतलब जब किसी सबस्टांस से जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है उसका सब इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो जब टूटता है उसको भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब बिजली गुजारने की वजह से जो डिकम्पोजिशन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन जो बिकॉज ऑफ लाइट हो। ठीक है, अब हम जैसे देखें, आप अब अपनी लैब में जाइएगा केमिस्ट्री की, आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है ना, उसके ऊपर एक तो पहले वो ब्राउन बॉटल में रखा हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉयल लगाई हुई होगी। बच्चों आप ध्यान देना, केमिस्ट्री लैब में जाइए, आप अपनी साइंस की लैब में जाइए, वहां देखेंगे आपके सिल्वर क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो, या फिर आप सिंपली सर्च कीजिएगा कि एक कुछ लिखा हुआ कोई बॉटल पड़ी हो जिसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल लगाई हो। ठीक है, तो उस पर आप लिखा हुआ जब देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड लिखा हुआ होगा। अब ऐसे क्यों रखते हैं? बाकी सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, वो सब नॉर्मल पड़े हुए होते हैं, बस जो सिल्वर क्लोराइड है वो ऐसे नहीं रहता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे ही सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, रोशनी पड़ती है, तो वो टूटना शुरू हो जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो वो सिल्वर सॉलिड में चेंज हो जाता है जो कि नीचे बैठ जाता है बॉटल के, और क्लोरीन गैस निकलना, क्लोरीन जो यहाँ पे सॉलिड है तो वो भी हमारे पास सॉलिड बैठ जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर एंड क्लोराइड में चेंज हो जाने को हम क्या कहते हैं? ये बेसिकली गैस होगी, इट्स नॉट सॉलिड। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, तो ये गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड का दो पार्ट में टूटना, ये क्या है? बिकॉज ऑफ सनलाइट, मतलब फोटो। तो लाइट की वजह से जब कोई रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है? इसका रिएक्शन होता है फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का इसीलिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है इसकी, इस रिएक्शन की, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। नाउ कमिंग टू सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन। अब सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है? ये लाइट येलो होता है, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ये ग्रे हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर सॉलिड अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस निकल जाती है जो इसको ब्राउन कलर देती है, लाइट येलो कलर देती है। सिल्वर के अंदर अगर ब्राउन कलर डालेंगे तो लाइट येलो बन जाएगा। अब ब्रोमीन आप गैस देखोगे ना अगर, तो ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो सनलाइट जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड पे पड़ी तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकल गई, तो लाइट येलो सोल्यूशन जो है ग्रे में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की एक एग्जांपल है। तो बच्चों हमारी फर्स्ट टाइप थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड हमारी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की फर्दर तीन टाइप्स थी, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो हमने अभी डिस्कस की। अब हमारी थर्ड टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप अगर गौर करें इस वर्ड के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी को चीज़ को हटाना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हमारा कोई एक एटम किसी एलिमेंट का आता है, वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, कैसे? जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करवाएं अगर इसकी, आयरन सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस होता है, मतलब कॉपर सल्फेट पाउडर को हमने पानी में डिसॉल्व किया होता है। ठीक है, तो होएगा क्या? यहाँ पे आयरन आएगा, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो
कॉपर को हटा देता है सल्फेट से और आयरन सल्फेट बन जाता है जो कि एक्वस होता है, ठीक है, डिसॉल्व होता है। और कॉपर जो है वो सॉलिड बन जाता है। कॉपर एज ए सॉलिड एलिमेंट के तौर पे सेपरेट होके नीचे बैठ जाता है। तो आयरन आया, कॉपर को हटाया उसने, खुद कॉपर आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर को एज ए सॉलिड अलग कर दिया। तो मतलब एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव, ऑलवेज रिमेंबर, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its solution, so this is called displacement reaction, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लें कि कोई हम बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, दो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, एक सीनियर बंदा आ जाता है या फिर ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्टफुल आदमी आ जाता है, तो आमतौर पे क्या होता है, जो कम इम्पैक्ट वाला आदमी कुर्सी पे बैठा होता है वह उठता है, दूसरी जगह बैठ जाता है, उसको साथ में बिठा देता है जो ज़्यादा इम्पैक्ट वाला आदमी है। अब यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला जो है ज़्यादा रिएक्टिव ले सकते हैं आप, और जो कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया तो उसने कुर्सी छोड़ दी तो वो क्या हुआ, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया उस चेयर से, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर देता है। वो रिप्लेस तब करेगा वो जब ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ कमिंग टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो फर्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ी है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ने एक को ही डिस्प्लेस किया है, ठीक है। एक आया उसने दूसरे को किया, मतलब एक ही जगह चेंज हुई। सल्फेट के साथ पहले कॉपर था, बाद में आयरन लग गया, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो कि सब टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसमें नया कंपाउंड बनता है लेकिन उसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ये दो कंपाउंड है, इनमें आयंस का एक्सचेंज होगा, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे जो सल्फेट आयन है और बेरियम आयन है ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे जो सोडियम आयन बनेगा और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन बनेगा ये सोडियम क्लोराइड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो दो आयन का रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, टू आयंस का एक्सचेंज हुआ। सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर ली, ठीक है, सल्फेट ने बेरियम के साथ रिएक्शन कर ली। तो ये हुआ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब आयंस क्या होती हैं, जिन वो वाले एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है, उन दोनों को हम लोग आयन कहते हैं। यहाँ सल्फेट आयन है, यहाँ बेरियम आयन है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, हम कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव वाले को हम लोग एनायन कहते हैं। वो एसिड बेस में जब हम जाएंगे, वो चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह और चैप्टर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। अब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड जब होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और बेरियम ने बेरियम सल्फेट बना दिया, सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब जो बेरियम सल्फेट है ना, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, ये सेटल हो जाता है नीचे। ये क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। वाइट इनसॉल्युबल मैटर होता है, सॉलिड, जो कि लिक्विड में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, सेटल हो जाता है एट द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। और इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट होके सॉलिड बन के नीचे बैठ जाता है, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये एग्जांपल थी बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है बिटवीन द टू कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस विच आर कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। क्यों, उसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन सबसे पहले होती क्या है? ऑक्सीडेशन अगर हम सिंपल समझें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस,
किसी सब्सटेंस के अंदर अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर हम क्या करें, हाइड्रोजन को रिमूव कर दें किसी सब्सटेंस से, तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ रिडक्शन होती क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दें या फिर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। अब कहीं पे जब ऑक्सीडेशन होती है ना, तो वहां रिडक्शन भी हो रही होती है। एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे की रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को प्लस कर दें, ठीक है, और अगर किसी सब्सटेंस से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ रिडक्शन क्या होती है? अगर किसी सब्सटेंस के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें, ऑक्सीजन को हम रिमूव कर दें, तो उसको कहते हैं रिडक्शन। अब एग्जांपल लीजिए, हमारे पास कॉपर है एज ए सॉलिड, ठीक है, हमने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है, तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में होती है, सिंगल O की फॉर्म में नहीं होती जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो अकेले ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है। अब 2 कॉपर थे, 2 ऑक्सीजन थे, उन्होंने क्या बना दिया? 2 कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो 2 कॉपर हैं, 2 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। नाउ ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई, सॉरी। नाउ अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है ना, ये कॉपर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगी, बट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या? कॉपर फिर से हमारे पास सॉलिड बन जाएगा और हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर बनेगा। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ, ठीक। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई, ठीक, और हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। और इसी तरह हमारे पास कॉपर की भी रिडक्शन हो गई। मतलब हम ऑक्सीजन को निकाल दिया हमने कॉपर ऑक्साइड से, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, मतलब ये रिडक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह कॉपर में ऑक्सीजन डाल दी तो ये ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शंस को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नाउ अब इसका फ़ायदा क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हमारी नॉर्मल लाइफ में है, इसका क्या है? जैसे हमारे पास आयरन है, बारिश के दिनों में वो मॉइस्चर पकड़ता है और उसके बाद क्या होता है? उसको रस्टिंग हो जाती है, वो कोरोड होने लगता है, कोरोजन उसको कहते हैं। मतलब किसी मेटल का किसी एयर के सब्सटेंस से या मॉइस्चर से रिएक्ट करके खराब हो जाना, एक लेयर बना लेना अपनी सरफेस पे, उसको हम कोरोजन कहते हैं। मतलब मेटल खराब हो रही है। अब आयरन का आप देखो, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो बाहर, तो क्या होगा? आयरन नेल्स ही हैं, जैसे बाहर छत पे पड़ी हो, सपोज कर लो, तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं भी होगी तो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो क्या करेगा? आयरन नेल को जंग लगा देगा, रस्टिंग हो जाएगी। अगर आप देखेंगे, अगर उस रस्ट को निकाल दें, आपने अगर नेल का पहले वजन किया हुआ हो जब आपने नई खरीदी, उसको रस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन 6 महीने बाद अगर आप उसको देखें तो उसको रस्टिंग हुई होगी। आप क्या कीजिए? रस्ट को उतार दीजिए सारी विद यूजिंग सैंड पेपर, ठीक है। वो उतारने के बाद आपको एक पाउडर मिल जाएगा ब्राउन सा, तो फिर आप नेल को वेट कीजिए, वजन कीजिए उसका, तो आप देखेंगे उसका वजन कम हो गया है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जो सरफेस का आयरन था ना नेल में, वो रस्ट बनने की वजह से ख़त्म हो गया है, वो उससे अलग हो गया है, और मतलब नेल कोरोड हो गई है। और क्यों? प्रोसेस है जो वो कोरोजन हो रही है। अब किसी मेटल का मॉइस्चर या एयर या एसिड से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बनाना और धीरे धीरे खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन। ठीक है, और कोरोजन में यूजुअली क्या बनता है? ऑक्साइड की लेयर बनती है। जैसे हमने पहले एग्जांपल पढ़ी है, क्या एग्जांपल पढ़ी थी हमने? आपको आई एम श्योर याद होगा, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कहीं आयरन पड़ा हो और आयरन में, चलिए मैं आपको वो रिएक्शन ही लिख के देता हूँ। आयरन के साथ अगर हम क्या करें, हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन का सिंबल होता है Fe, और इसको हमने प्लस किया, मतलब पानी आ गया, बारिश हो गई। ठीक है, पानी। अब हवा में क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी रोल होता है आयरन की रस्टिंग में। तो अभी वो आपको मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा ये आयरन ऑक्साइड है। और आपको एक और बात बता दूं, इसको आयरन ओर भी कहा जाता है। इसी फॉर्म में हमें आयरन नेचुरल जो है कंडीशन में मिलता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में, मतलब आयरन खराब होता है तो आयरन नेचुरल जो है कंडीशन में चला जाता है, और आयरन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोजन। इसी तरह आपने एल्युमिनियम देखा होगा, एल्युमिनियम थोड़ा ख़राब हो जाता है विद टाइम, तो वो भी कोरोजन की वजह से होता है, वो भी एक लेयर बना लेता है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिबन है, आपको उसको बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना के बैठा होता है, और उसकी वजह से उसकी रिएक्शन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है। तो हम उसको निकालते हैं, निकालने के बाद फिर मैग्नीशियम का रिबन जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू रेंसिडिटी। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जो ऑयली फूड होते हैं, फैट्स होते हैं, तो वो मॉइस्चर की वजह से एयर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, और ऑयल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑयल की, फैट की। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे, मैंने जैसे बताया, हमारे लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, या फिर हमारा नमकीन है कोई, या फिर हमारे पास बिस्किट हैं कोई, तो जिसमें ऑयल या फैट है ना, तो विद टाइम है उस सॉलिड जो फूड है उसको रख दिया हमने कंटेनर में। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, खासकर बारिश के दिनों में ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है। क्यों? वाटर है, वाटर के पास ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या करता है, उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है फैट और ऑयल की, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, उससे स्मेल आती है, तो हम खा नहीं पाते, और अल्टीमेटली वो फूड हमारे लिए बेकार हो जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोकने के लिए आप लोग देखोगे कि जो हमारे मार्केट प्रोडक्ट आते हैं ना नमकीन के, खासकर ऑयल होता है जिनमें, या फैट होते हैं, तो वो थोड़े से फूले हुए होते हैं। वो फूले इसलिए होते हैं, एक्चुअली उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस का काम क्या है? नाइट्रोजन गैस जो है ना, वो रिएक्शन नहीं होने देती, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, अब उसकी वजह से फूड खराब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए एयर टाइट कंटेनर्स में हमें फूड रखना चाहिए जो कि ऑयल और फैट से बना है, ताकि उसमें ऑक्सीजन आके रिएक्शन ना कर सके और उसके ऑयल की ऑक्सीडेशन ना कर सके, ताकि ऑयल या फैट का प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। तो बच्चों, इससे हम जो ये एग्जांपल्स हैं, कोटिंग सिल्वर की, ग्रीन कोटिंग कॉपर की, हमारे पास रिएक्शंस हैं, तो हमने ये समझ लिया। अब कोई रिएक्शन जो है, जैसे आपने डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा, कहीं कूड़ा करकट देखा होगा, कभी बचपन में आपने गलती से पैर रख लिया हो, तो वो गर्म होता है, आप देखेंगे। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब रिएक्शन होती है ना, दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो हीट जनरेट होती है। हीट क्या होती है? जनरेट होती है। उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन हो
और रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो, हीट जनरेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे अंदर क्या हो रहा है? हमारे पास एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी हमें सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखने में काम आती है। उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है वो ओनली बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से रहता है। मतलब हमारी बॉडी में हीट जो जनरेट होती है वो हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसके साथ साथ हीट जनरेट हो रही है, वो हीट को हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, जिस रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग मीथेन को जलाते हैं, मीथेन गैस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, मीथेन गैस जलाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है, और क्या होता है? हीट जनरेट होती है। ठीक है, मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये गोबर से बनाई जा सकती है, और इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं। मीथेन को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मीथेन इज अ नेचुरल गैस, और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और हीट जनरेट होती है, और ये जो हीट है ये हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस हीट से हम लोग क्या करते हैं? हम भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी एलपीजी है, एलपीजी गैस जो हमारे सिलेंडर में होती है उसको आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद रिएक्शन होती है उसकी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनता है? हीट जनरेट होती है, आग से हीट निकलती है जो हम कुकिंग में बनाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं और चीजें बनाते हैं। नो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब, जैसे एंडो का मतलब अंदर, हमें जब किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, उसको किसी रिएक्टेंट को कंबाइन कराने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट बनाए, हमें हीट देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े। वो किस फॉर्म में हो सकती है? चाहे हमें गर्म करना पड़े, चाहे हमें लाइट देनी पड़े, चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रिएक्शन भैया तब होगी जब आप उसमें एनर्जी देंगे, उसके अंदर इनपुट ऑफ द एनर्जी होगी, तब वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसको हीट सप्लाई करनी पड़े उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और कोई क्वेरी है आपकी, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस चैप्टर में से, तो आप ज़रूर पूछिएगा। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई द क्वेश्चंस। अगर आप मेरे चैनल SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस पे नए हैं तो मेरे चैनल SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए। आप टाइप करेंगे SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस इन यूट्यूब के अंदर, तो आपको एक ब्लैक बोर्ड वाला सिंबल नज़र आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस लिंक को, और इसी तरह बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको नए चैप्टर, नई वीडियोस, नई नॉलेज की बातें मिल सकें। स्पेशली साइंस का जो है ये फोकस चैनल है साइंस पे। और आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर MS नंदन और आप जुड़े हुए थे SPS